नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2022 को एक जजमेंट प्रोनाउंस किया जो कि एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो आइए हम इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं क्या था इस केस में। इसमें देखिए, ये अपील डाली गई थी अगेंस्ट दी कन्विक्शन के अगेंस्ट में। यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में आए थे। यहाँ पर 9 जो ट्रायल कोर्ट ने 9 अक्यूज्ड के ऊपर मुकदमा चलाया था अंडर सेक्शन 302 आईपीसी और 149 आईपीसी के अंदर। तो जिसमें एक जो फैमिली मेंबर है उनके घर में एलिगेशन लगाई गई थी कि उन्होंने असॉल्ट किया लाठीज के साथ। तो 9 लोगों को अभियुक्त बनाया था जिसमें जब अटैक किया गया था घर में तो एक फैमिली मेंबर की जो मतलब एक सन की मतलब जो फैमिली मेंबर में जो सन है उनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था और चार्जेस फ्रेम हुए थे और 302 और 149 आईपीसी का जो है मुकदमा चलाया गया था और जिसमें से अक्यूज नंबर 1 और 4 को के ऊपर 325 और 149 आईपीसी की भी धारा लगाई थी। और इसमें जो है जो अक्यूज नंबर 4 है उनकी ट्रायल में ही डेथ हो गई थी, मतलब जो प्रोसीडिंग्स में ही डेथ हो गई थी। और हाई कोर्ट ने जब ये अपील डाली गई थी तो मतलब इनको कन्विक्शन हो गई थी सारे अक्यूज्ड को। फिर उनके बाद हाई कोर्ट में जो है वो अपील डाली गई थी और हाई कोर्ट ने अक्यूज नंबर 1, 5, 6 और 7 और 8 इन सबको एक्विट कर दिया था। अब उससे एग्रीवेट होके जो है अक्यूज नंबर जो रिमेनिंग अक्यूज नंबर 2 और 3 और 9 हैं तो इन्होंने यहाँ पर क्रिमिनल अपील जो है वो डाली थी। 2 और 3 ने एक अलग से सेपरेट क्रिमिनल अपील डाली थी। अक्यूज नंबर 9 ने अपनी सेपरेट जो है क्रिमिनल अपील डाली थी। अब जहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे एविडेंसेस को एनालाइज किया और पाया कि जो प्राइम विटनेसेस थे जो उनकी जो फैमिली मेंबर में 2 PW10 और PW11 जो हैं जो उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उनकी जो टेस्टिमोनी थी को डिसबिलीव कर दिया था हाई कोर्ट ने, क्योंकि वो एक इंजर्ड विटनेसेस थे। और जो PW1 और PW8 थे जो कि फादर और मदर थे उनकी जो क्रेडिबिलिटी को भी जो है वो पाया कि ठीक नहीं है उसमें, और क्योंकि इसके बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही थी और जो स्टेटमेंट उन्होंने 161 सीआरपीसी में दी थी और जो कोर्ट में जो दी गई थी उसमें असमानताएं जो है वो पाई गई थी। और इवन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी जो डैंग डिक्लेरेशन दिया गया था उसमें भी जो है कॉन्ट्रडिक्शन पाई थी। तो इस चीज़ों को एविडेंस को एनालाइज करते हुए तो जो अपीलेंट नंबर 1 और 2 जिन्होंने अलग से क्रिमिनल अपील डाली थी जो कि अक्यूज नंबर जो हैं 2 और 3 थे वो उनको भी एक्विट कर दिया। अक्यूज नंबर 9 है उनको भी एक्विट कर दिया क्योंकि अक्यूज नंबर जो 2 थे जो कि यहाँ पर अपीलेंट नंबर 1 है उनकी डेथ हो गई थी तो इसलिए उनको उनकी प्रोसीडिंग्स अबेटेड हो गई थी। और चूंकि अब साथ में ये भी पाया है कि जो अक्यूज नंबर जो 2 और 3 और 9 है उन्होंने कई साल जो है वो जेल में भी सेंटेंस है आदि मतलब कई साल जो है जेल में काट चुके थे, वो अभी वो बेल पे थे इसलिए उनको एक्विट कर दिया गया और साथ में बेल बॉन्ड है वो डिस्चार्ज कर दी। आइए हम इसके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या था इस जजमेंट में। देखिए, ये जजमेंट थी 31 जुलाई 2009 को पास हुई थी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की, जिसमें कन्विक्शन जो थी वो अपीलेंट्स की जो है कन्फर्म कर दी थी। यहाँ यही बताया कि अपीलेंट ने 162 ऑफ 2010 की जो अक्यूज नंबर 2 और 3 उन्होंने सेपरेट जो है क्रिमिनल अपील फाइल की थी और जो क्रिमिनल अपील जो है ये अलग से 1716 ऑफ 2010 ये अक्यूज नंबर 9 ने फाइल की थी। और इसमें देखिए कि जो इंसिडेंट के बारे में बताया कि ये कंप्लेनेंट है और उनकी जो वाइफ है और उनके सन है, डिसीज सन है जो, और साथ में 2 डॉटर इन लॉ है। 2 डॉटर इन लॉ है जो कि PW10 और PW11 है। वो एक घर में सो रहे थे और ट्यूबवेल के पास मतलब खेतों के पास मतलब नियर टू ट्यूबवेल इन द फील्ड, खेतों में और ट्यूबवेल के पास। और PW10 और PW11 जो है वो घर के अंदर सो रहे थे, बाकी जो लोग थे वो घर से बाहर सो रहे थे। रात का वक्त था कि जब अक्यूज्ड घर में आए और जो है असॉल्ट किया जो कि PW1 है उनको और PW8 जो फादर है और मदर है और जो PW8 है जो उनकी जो PW1 की जो वाइफ है उनको भी असॉल्ट किया था अक्यूज ने। और इस दौरान जो डिसीज्ड है वो भी
जो उनका जो सन है वो आए पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उनको भी असॉल्ट किया गया अपीलेंट द्वारा। और जो डिसीज्ड हैं वो उन्होंने अपनी मतलब भाग के अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अक्यूज ने चेज किया और असॉल्ट किया और उन्हें इंजरीज हुई। और जब उन्हें ट्रक में लेके जाया गया पुलिस स्टेशन, वो तब तक उनकी मौत हो गई थी। और यहाँ बताया गया P18 जो है, PW18 है, जो कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी PW1 और एज ए डैंग डिक्लेरेशन, जो उनके फादर थे उनकी डैंग डिक्लेरेशन जो है रिकॉर्ड की। ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को गिल्टी पाया और 302 और सेक्शन 149 के अंदर सबको सजा दे दी। और अक्यूज नंबर 1 थे और अक्यूज नंबर 4 है, उनको ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 325 और 149 में भी दोषी पाया और फॉर असॉल्टिंग PW1 और जो है उनके फादर को। और फिर उनको गिल्टी भी पाया 325 एंड 149 वर आल्सो हेल्ड गिल्टी, लिखा है कि उनको भी गिल्टी पाया 325 और 149 IPC, जिन्होंने PW8 जो उनकी वाइफ है PW1 की, उनको भी असॉल्ट किया था। बोथ अक्यूज जो है वो उनको भी 1 से लेकर 4 को कन्विक्टेड भी किया गया अंडर सेक्शन 148 IPC में। और फिर ट्रायल कोर्ट ने सारे अक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी थी सेक्शन 302 और 149 IPC में। और अक्यूज्ड को सेपरेटली पनिश भी किया गया फॉर द ऑफेंसेस। अब सेपरेट अपील्स जो है प्रेफर की थी अक्यूज जो 9 थे। और अक्यूज नंबर 9 जो 4 हैं, उनकी तो पहले उनकी डेथ हो गई थी पेंडेंसी ऑफ अपील में। और जो बाकी जो हाई कोर्ट में जब अपील डाली गई तो अक्यूज नंबर 1 को बरी कर दिया गया, अक्यूज नंबर 5 को, अक्यूज नंबर 6 को, अक्यूज नंबर 7 को, अक्यूज नंबर 8 को। तो बाकी बचे 2 और अक्यूज नंबर 2 एंड 3 एंड 9। लेकिन जो मतलब जो है बाकी 2 थे, उनकी जो सजा है वो मेंटेन करके रखी। मींस बाकी 8 मतलब 9 में से 1 की तो डेथ हो गई थी, बाकी जो 5 लोग अक्यूज्ड है, 1 2 3 4 5 अक्यूज्ड को बरी कर दिया था, बाकी रिमेनिंग 3 रह गए थे। अब इसके बाद यहाँ पर क्रिमिनल अपील फाइल की। अभी दोनों ने अपनी अपनी कंटेंशंस रखी। अब कोर्ट ने अपनी सबमिशंस को देखा, कोर्ट ने अपनी एनालिसिस किया। कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने टेस्टिमोनी जो PW10 और PW11 थी, जो कि डॉटर इन लॉ थी उनकी फैमिली की, उन्होंने वो इंजर्ड आई विटनेसेस थी, इसलिए एविडेंस को कंसिडरेशन से बाहर रखा, बाहर के दायरे में रखा। अब एविडेंस PW1 और PW8 का ही मायने रखता है, उनको कोर्ट ने स्क्रूटनी की और लेकिन वो इंटरेस्टेड विटनेसेस पे थे और पेरेंट्स ऑफ डिसीज थे। एग्जामिनेशन जो किया चीफ में, PW1 ने क्लेम किया कि वो चारपाई पे सो रहे थे जब जो एक्यूटेड अक्यूज्ड है जो आए और अक्यूज नंबर 4 आए और उनके ऊपर लाठी से प्रहार किया। और उन्होंने कहा कि 5 से 7 पीपल्स थे, उन्होंने उनकी वाइफ को भी असॉल्ट किया। और इसके बाद जो है डिसीज्ड बाहर आए और उसके बाद लाठी से उनको प्रहार किया, जिससे उनकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ ये नहीं बताया कि असॉल्ट जो हुआ था डिसीज्ड का वाज मेड कि जब वो भागने लगे तब हुआ था असॉल्ट, जब कुछ दूरी पे जाने के बाद जब उनको भागे तब ये हुआ था, ऐसा उन्होंने नहीं बताया था एग्जामिनेशन चीफ में। PW8 ने भी ये कहा कि डिसीज्ड स्टार्टेड रनिंग अवे, उसके बाद ही लोगों ने उसका पीछा किया, फिर उसके बाद असॉल्ट किया। और PW1 को कन्फ्रंट किया गया, उनकी जो स्टेटमेंट थी 161 CRPC में दी गई थी, जो रिकॉर्ड की गई थी पुलिस द्वारा। अब इसमें स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि लाठी द्वारा उन पर प्रहार किया गया था जब वो सो रहे थे, और उसके बाद जब नींद खुली, मतलब जब उनका प्रहार किया गया उसके बाद ही नींद खुली। लेकिन PW1 ने ऐसे स्टेटमेंट को डिनाई किया कि विटनेस बॉक्स में आए तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी थी। और इसने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अक्यूज नंबर 6 का जो नाम है वो नहीं लिया था अपनी पुलिस स्टेटमेंट में। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने भी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी PW1 की इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डिक्लेरेशन, और व्यू ऑफ सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस के मुताबिक डायरेक्ट डिक्लेरेशन की जो स्टेटमेंट है, जो फॉर्मल स्टेटमेंट जो दी जाती है, जो दी गई थी PW1 द्वारा, वो यूज की जा सकती है कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द विटनेसेस के लिए। अब इसके बाद देखिए PW1 ने कन्फ्रंट किया गया उस पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट को जो एग्जिबिट D2 थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कोई इसके बारे में रेफर नहीं किया कि अक्यूज नंबर 1, 3, 7 और 8, 9 वहां पे मौजूद थे। अक्यूज नंबर 1 ने PW1 ने जो के मुताबिक कि लाठी से प्रहार किया गया था डिसीज्ड को, इंजर्ड और विटनेस को इंजर्ड किया गया था लाठी द्वारा। लेकिन PW8 ने कहा कि सब अक्यूज्ड लाठी लेकर आए थे और जो एक्स है वो लेकर आए थे। और जो PW8 ने कहा कि सारे लोग लाठी लेकर आए थे और एक्स लेकर आए थे। और उन्होंने PW8 ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति अक्यूज्ड ने होल्ड कर लिया था मेरी स्पेयर को, एक जो बलम होता है, कोई स्पेयर पार्ट होता है, उसको सेट वेपन, और उसकी वजह से इंजर्ड हो गई थी
आई PW1 की। PW1 ने कभी नहीं ऐसा क्लेम किया कि anyone was holding weapon such as Farsa and Balam and that was the accused attackman Balam। लेकिन PW1 ने कोई भी डिड नॉट कोई ऐसा केस नहीं बनाया जिसकी वजह से डिसीज्ड जो है वो उसने भागने की कोशिश की और ट्राई टू रन अवे। और PW8 ने जो कहा कि वो और जब वो उठ आई और उन्होंने देखा कि डिसीज भाग रहा है, उसने कुछ ही डिस्टेंस से देखा था कि एक्यूज जो है उनको असॉल्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस से देखा था। और अब PW8 ने क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं बता पाई, एडमिट किया उन्होंने कि वो नहीं डिस्क्राइब कर सकी किन्होंने लाठी होल्ड की थी और किन्होंने बालम होल्ड किया था। और PW12 के जो पैराग्राफ में क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने कहा कि उसने नहीं पता कि किस तरह से अक्यूज ने असॉल्ट किया था डिसीज्ड को बाय यूजिंग बालम एंड शी वाज, क्योंकि वो कुछ दूरी पर थी बस। लेकिन उसने क्रॉस एग्जामिनेशन एक्सेप्ट किया कि कोई इंजरीज नहीं हुई थी उसको। और PW1 जो है PW1 बाय द यूज ऑफ बालम बट इंजरी वाज कॉज्ड बाय फरसा, मींस उन्होंने कहा कि बालम से इंजरी नहीं थी बल्कि फरसा से हुआ था। तो PW ने क्लेम किया कि वो स्पॉट पे गई थी और अक्यूज जो है उन्होंने असॉल्ट किया था डिसीज्ड को, लेकिन साथ में एडमिट किया कि जब डिसीज्ड घर से बाहर आया था तो शी एंड PW1 वाज लाइंग ऑन चारपाई ड्यू टू इंजरीज, और वहां तक कम तक जो है 1 घंटे तक पड़े रहे थे। उसने भी एडमिट किया, PW8 ने एडमिट किया कि वो बताने में सक्षम नहीं है, वो अनेबल टू टेल किस अक्यूज ने इंजरीज की थी टू द डिसीज्ड और किस वेपन द्वारा। तो ये सारा पूरा को एनालाइज किया, तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि PW1 ने और PW8 ने इम्प्लीकेट करने की कोशिश की है ऑल 9 अक्यूज्ड बाय मेकिंग ऑमनीबस स्टेटमेंट्स। और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी PW1 है उसमें किसी जो 5 अक्यूज्ड के नाम नहीं बताए गए थे। और अक्यूज नंबर 9 जो थे जो कि अपीलेंट है इस मतलब अपील में। तो एडमिशन गिवन बाय जो सारे पे कोर्ट ने पाया कि ये सब जो है इन सब को जो है क्विट किया जाता है। तो इसमें क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बताया कि PW अक्यूज नंबर 2 ने ऑलरेडी 7.5 साल की सजा काट ली सजा, PW अपीलेंट नंबर 2 ने 10 साल की सजा काट ली और अपीलेंट नंबर जो 9 अक्यूज नंबर है उन्होंने 7 साल की काट ली। तो उनको जो अपील तो अलाउ ही कर दी थी और लेकिन तब तक वो इतनी सजा काट चुके थे, इसलिए बेल बॉन्ड डिस्चार्ज कर दिए। और जो क्रिमिनल अपील थी जो अक्यूज नंबर 1 की अपीलेंट नंबर 1 जो कि अक्यूज नंबर 3 थे उनको अबेटेड कर दिया क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये थी 7 दिसंबर 2022 की ये जजमेंट, नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।